बाहुबलीपुर गांव के जंगल में सुंदरी कव्वी एक ठेले में चिकन बेचा करती थी। उसकी दुकान से उसे बहुत फायदा होता था क्योंकि उसके चिकन का ठेला बहुत अच्छे से चलता था और ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। उसकी कमाई इतनी थी कि वो उन पैसों से छोटे घोंसले से एक बड़ा घर खरीद ली। उस दिन से उसको बहुत घमंड हो गया। एक दिन उसकी दुकान में एक ग्राहक आया। दीदी, एक प्लेट चिकन देना तो और हिसाब खाते में लिख लेना। मैं हमेशा की तरह तुम्हें महीने के आखिर में पैसे दे दूंगा। तो सुंदरी बोलती है, कैसा हिसाब? आज से उधार बंद। और हाँ, अब से चिकन 30 रुपए प्लेट नहीं मिलेंगी बल्कि 50 रुपए प्लेट मिलेगा, समझे कि नहीं? तो हरिया कहता है, अरे सुंदरी दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ, आपको पैसे दे तो देता हूँ ईमानदारी से। तो सुंदरी बोलती है, तुम कैसे गरीब लोगों को सस्ते दामों में चिकन बेचकर मैं गलती करती थी। अब पहले पैसे रखो फिर चिकन खाना। इस तरह से सुंदरी बहुत घमंडी हो चुकी थी और वो गरीब ग्राहकों से पहले पैसे रखवाती थी, बाद में उन्हें चिकन देती थी। जब अमीर ग्राहक आते हैं तो उनसे बहुत अच्छे से बात करती थी। सुंदरी को पता था कि जंगल के पक्षियों के पास और कोई चिकन की दुकान नहीं है जहां वो चिकन खाने जा सके। इस बात का वो फायदा उठाती थी। फिर कुछ महीनों बाद उसकी दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना चिकन का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर सुंदरी उससे झगड़ा करने के लिए जाती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने चिकन क्यों बेच रही हो? कहीं और जाकर बेचो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तो पीलू कहती है, सुंदरी दीदी, इंटरनेशनल विमेंस डे आने वाला है, इसलिए मुझे लोन मिला नया काम शुरू करने के लिए। मैं बहुत गरीब चिड़िया हूँ, तुम्हारे सामने मेरी क्या औकात है? वैसे भी मेरे कारण तुम्हें ही ज्यादा फायदा होगा क्योंकि मेरे चिकन ऑर्गेनिक है, तुम्हारी ज्यादा बड़ी पुरानी दुकान है, मैं नई हूँ और मुझे लोन भी चुकाना है। पीलू की बातें सुनकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि सुंदरी बहुत घमंड से। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो चिकन को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए गांव में एक नोटिस जारी होता है कि जो चिड़िया अच्छा खाने की चीज बनाती होगी उसे इनाम मिलेगा। तो सुंदरी कहती है, ये पीलू तो बहुत ही टैलेंटेड है, इंटरनेशनल विमेंस डे कहीं ये जीत न जाए। मुझे इसकी दुकान बंद करवानी होगी, इसकी दुकान से ग्राहक भगाने होंगे। मैं अपना दाम कम नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपने चिकन का साइज ऐसा बड़ा करूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। चिकन में केमिकल इंजेक्शन लगाकर उनका साइज बढ़ा दूंगी। फिर ऐसा सोचकर सुंदरी अपने घर में चिकन में इंजेक्शन लगाकर उन्हें बड़ा कर देती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। और सुंदरी अपनी दुकान में ग्राहकों को बुलाना शुरू करती है, जंबो चिकन ले लो, जंबो चिकन, इतने बड़े चिकन कभी नहीं खाए होंगे, जंबो चिकन, जंबो चिकन। जंगल के पक्षी सुंदरी की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागने लगते हैं और चिकन का साइज देखकर चौंक जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सुंदरी की जंबो चिकन बिक जाते हैं। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। अब इंटरनेशनल विमेंस डे मैं ही जीतूंगी। कुछ दिनों बाद इंटरनेशनल विमेंस डे आता है और 3 चिड़िया जजेस पीलू और सुंदरी के ठेले पर आते हैं। वो पहले सुंदरी के बनाए हुए जंबो चिकन का स्वाद चखते हैं, लेकिन तभी चिकन खाते ही वो लोग उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रहे हैं। तो पीलू कहती है, सुंदरी, तुमने इन चिकन में क्या मिलाया है जिससे जजेस की तबीयत खराब हो गई? सुंदरी बोलती है, अरे वो। इसके पहले सुंदरी कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। जज जाबाज बोलता है, सुंदरी, एक केमिकल से बड़े किए हुए चिकन है, तुम लोगों को बीमार करने का काम कर रही हो, तुम्हें फाइन लगेगा। पीलू चिड़िया, तुम इंटरनेशनल विमेंस डे की विजेता हो। पीलू को इनाम देकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुंदरी,
तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो चिकन का, लेकिन चिकन के नाम पर ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद चिकन खिलाती है। ऐसे टिल्लू बोलता है तो बबलू कहता है, तुम्हारे चिकन का जंबो साइज देखकर हम लालच में आ गए और उन्हें खाकर जजेस की हालात ऐसी हो गई जैसे वो बीमार हो गए। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसे कहकर सभी पक्षी सुंदरी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट चिकन बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की चिकन की दुकान थी। सुंदरी अपने लालच के कारण सजा भुगत रही थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगे। भद्रापुर गांव के जंगल में कालू रहता था। वो बहुत ही लालची था। कालू किसी की भी खुशहाली देखकर खुश नहीं होता था और जो कोई भी दुकान खोलता उसके मुकाबले वो उसी चीज की दुकान खोल लेता था। इस तरह से वो दूसरों का नुकसान करता था। एक दिन उसकी बहन सुंदरी उसके पास आती है। अरे बहना, कैसी हो? कैसे आना हुआ तुम्हारा? आजकल जंगल में किसी की दुकान अच्छी चल रही है, बताओ, उसका धंधा खत्म कर देंगे। बस ऐसे ही तुमसे मिलने चली आई भैया। आजकल तो पीलू चिड़िया की मिठाई की दुकान बहुत जोरों शोरों से चल रही है। वो बहुत अच्छा कमा रही है। अच्छा, वो पिद्दी चिड़िया ऐसा कर रही है? चलो तो हम भी मिठाई की दुकान खोलकर उसकी दुकान चौपट कर देते हैं। इस तरह से कालू पीलू की दुकान के सामने एक मिठाई की दुकान खोल लेता है और बहुत ही कम दामों में मिठाइयाँ बेचने लगता है। इससे जंगल के सभी पक्षी उसी के यहाँ से मिठाइयाँ खरीदने लगते हैं। पीलू को नुकसान पहुँचने लगता है और उसकी दुकान में भीड़ कम हो जाती है। मैं अपनी क्वालिटी खराब नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं सस्ती मिठाइयाँ नहीं बेच सकती। क्या करूँ? ये कालू तो बहुत ही बदमाश है, मेरी दुकान बंद करवा देगा ये। पीलू बहुत दिनों तक रास्ता निकालने की जुगाड़ में लगी रहती है। एक दिन उसे एक आइडिया आता है। मैं चॉकलेट से बने खिलौने बेचूंगी। ऐसा सोचकर पीलू अपने घर में चॉकलेट के खिलौने बनाने लगती है। इसके बाद से तो उसकी दुकान में फिर से भीड़ लग जाती है और बच्चे उसकी दुकान से चॉकलेट खिलौने खरीदने लगे। पीलू फिर मुनाफा कमाने लगती है। अरे कालू भैया, ये तो फिर से मुनाफा कमाने लगी, अब हम क्या करेंगे? तो कालू कहता है, सुंदरी, ये जो भी करे हम उसकी कॉपी करेंगे। इसमें इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? मैं खिड़की से पीलू का चॉकलेट से खिलौने बनाने का तरीका देख लूंगी और फिर हम दोनों भाई बहन चॉकलेट के खिलौने बेचा करेंगे। इस तरह से पीलू के घर के बाहर पेड़ में सुंदरी बैठ जाती है और उस पर नजर रखती है। पीलू अपने घर आती है और प्लास्टिक के खिलौनों पर चॉकलेट डाल देती है। ये देखकर सुंदरी चौंक जाती है। कालू भैया, पीलू तो प्लास्टिक के खिलौनों पर चॉकलेट डाल रही थी और लोग उनको खरीद खरीद कर खा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम भी यही करते हैं। जब लोग प्लास्टिक खाना पसंद कर रहे हैं तो हमें क्या? सही बात है, हमें तो मुनाफे से मतलब है। और कालू अब से चॉकलेट के खिलौने बेचने लगा। पीलू से सस्ता होने के कारण उसकी दुकान में फिर से भीड़ लग गई। लेकिन 2 दिन बाद उसकी दुकान में लोगों की भीड़ आ जाती है और उसे घेर लेती है। अरे आप सब गुस्से में क्यों हैं? तो बबली कहता है, गुस्से में क्यों नहीं रहेंगे, तुम मिठाई के नाम पर हमारे बच्चों को प्लास्टिक खिला रहे हो। तभी टिल्लू कहता है, हमारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हरिया कहता है, अब हम तुम्हारी हड्डी पसली ये कर देंगे कालू। इसके बाद कालू की बहुत बुरी तरह से वो लोग पिटाई कर देते हैं। पीलू कहती है, कालू, तुम बहुत होशियार बन रहे थे ना। मैं सिर्फ प्लास्टिक के खिलौनों को शेप के लिए उपयोग करती थी, उसके बाद खिलौनों को चॉकलेट से निकाल देती थी। तुम चोर हो, तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। इसके बाद से कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है और पीलू हंसी खुशी रहने लगती है।
बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है। सभी बच्चे क्रिसमस की एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तू लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। माँ, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं। नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तो फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी ऑटो चलाता था और पीलू से जलता था। वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तू कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है। अब मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी? ऑटो के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी। सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ, ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा। मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। पीलू के डबल डेकर ऑटो में बहुत से सवारी बैठ जाते थे। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी, फिर बस ही बना देगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है।
इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर अगले ही दिन से पीलू रोटी और आलू की सब्जी बनाकर एक चौक में बेचने लगती है। एक छोटे से गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका बेटा टिल्लू और बहू बबली भी उसी के साथ रहते थे। लेकिन टिल्लू और बबली को पीलू का साथ रहना पसंद नहीं आता था। पीलू की एक बेटी भी थी। उसकी एक अमीर घर में शादी हो चुकी थी। शादी के बाद वो अपनी माँ से अच्छा व्यवहार नहीं रखती थी। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। मेरी आमदनी बहुत कम है। मैं तुम्हारा खर्चा सहन नहीं कर पा रहा हूँ और गांव में वृद्धाश्रम भी नहीं है जहाँ मैं आपको छोड़ कर आ सकूँ। मेरी पूरी पगार घर चलाने में ही चली जाती है। मुझे बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगा, ये भी मैं सोचता रहता हूँ। कुछ दिन पिंकी दीदी के यहाँ चली जाओ। बेटा, अपनी बेटी के ससुराल में मैं कैसे चली जाऊँ? चल, तुझे तकलीफ ना हो तो मैं ये कोशिश करके देखती हूँ। फिर पीलू अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है। बेटी पिंकी, क्या मैं तुम्हारे यहाँ कुछ महीने रुक सकती हूँ? वो क्या है ना, टिल्लू की आमदनी कम है तो वो मुझे तेरे यहाँ रुकने के लिए भेजा है। अरे माँ, मैं तो अपने पति के साथ आज ही स्विट्जरलैंड जाने वाली हूँ। मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ? पीलू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है। हे भगवान, इस बुढ़ापे में मेरे बच्चे कैसे हैं जो मुझे सहारा नहीं दे सकते। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर वो एक सुनार के पास चली जाती है। सुनार भैया, आप ये अंगूठी गिरवी रख लो और मुझे इसके कुछ पैसे दे दो। इस अंगूठी के आपको मैं 5,000 ही दे सकता हूँ पीलू बहन। पीलू उन 5,000 को लेकर एक छोटी सी किराए की झोपड़ी में चली जाती है। इन पैसों से तो एक ही महीने का गुजारा होगा। उसके बाद मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। मुझे कुछ काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इतने पैसे से मैं सिर्फ रोटी बनाने का काम ही शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से पीलू रोटी और आलू की सब्जी बनाकर एक चौक में बेचने लगती है। रोटी सब्जी ले लो, रोटी सब्जी, गर्मा गर्म रोटी सब्जी, ताजी ताजी रोटी सब्जी ले लो। तो वहाँ सुंदरी आती है और पूछती है, बहन, एक प्लेट रोटी सब्जी कितने की होगी? सिर्फ 20 रुपए की 3 रोटी और सब्जी है। एक प्लेट मुझे देना तो। सुंदरी रोटी सब्जी खाती है। वाह बहन, तुमने तो कमाल की रोटी सब्जी बनाई है। ये लो पैसे, मैं और भी लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगी। गरीबों को इतना स्वादिष्ट और अच्छा खाना नसीब नहीं होता। वो सब बहुत खुश होंगे। घर लौटते समय पीलू को 2 भिखारी चिड़िया मिलते हैं। पीलू उन दोनों चिड़ियों को रोटी दे देती है। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल निकली और उसके पास इतने ग्राहक आए कि वो अकेले काम नहीं कर सकती थी। पीलू रोज रोटियां बनाती और 2 रोटियां वो उन भिखारी चिड़ियों को दे देती थी। मेरी रोटी सब्जी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, लेकिन अब मुझे और लोग चाहिए होंगे। क्यों ना मैं उन भिखारी चिड़ियों को काम पर रख लूं? सुनो, तुम दोनों यहाँ पर भीख मांगती हो, मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ अपनी दुकान में अगर तुम करना चाहो तो। बहन, मेरा नाम लवली है। मैं एक अमीर घर से थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ हूँ। मैं भी अच्छे घर से थी बहन, मेरी भी यही कहानी है। हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और मेहनत से पैसे कमाएंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और फिर तीनों चिड़िया मिलकर टिफिन का काम शुरू कर देते हैं और बहुत जल्द ही पूरे जंगल में सिर्फ पीलू का टिफिन चलता है। पीलू अपनी आमदनी का 3 हिस्सा कर देती है और तीनों बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पीलू का बेटा उसकी दुकान में आता है। माँ, तुम तो बहुत मेहनती हो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। अब मुझे पछतावा होता है कि मैंने तुम्हें किस हाल में छोड़ दिया था। बेटा, अब मैं दूसरे बूढ़े लोगों को मदद करूंगी। तू चिंता मत कर, तुम लोग मेरे बच्चे थे और रहोगे। फिर उस दिन से टिल्लू भी अपनी माँ का उसके काम में हाथ बटाने लगा और पूरी ईमानदारी से बुजुर्गों के लिए काम करने लगा।
फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे। बलरामपुर में बबली चिड़िया एक गरीब धोबी थी। वो और उसकी बहू पीलू कपड़े धोने का काम करते थे। फिर बबली उन कपड़ों को आयरन प्रेस इस्त्री कर देती थी। बबली का बेटा बंटी इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक दिन बबली की तबीयत खराब हो जाती है। वो बंटी को बुलाकर कहती है, बेटा बंटी, हमारे खानदान की सबसे बड़ी चीज मैं तुझे देना चाहती हूँ। ये ले, ये है वो आयरन इस्त्री जिसे तेरे पिताजी और मैं अपने घर के लिए रोटी कमाते थे। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, तो इसे ले और अपने खानदान का काम आगे बढ़ा। तो बंटी कहता है, क्या माँ, तुम्हें जायदाद के नाम पर यह आयरन इस्त्री ही मिलती? पता नहीं तुम मुझे क्या समझती हो। मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इस इस्त्री को नहीं छूऊंगा। तो पीलू कहती है, अरे आप अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जब आपकी आमदनी नहीं थी तब इन्होंने घर का पूरा खर्चा कितने सालों तक संभाला है। आप इनसे माफी मांगिए। तो बंटी कहता है, अरे अच्छा माँ, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, नहीं, ऐसे नहीं, कसम खाओ। तो बंटी कहता है, ठीक है माँ, मैं कसम खाता हूँ कि इस आयरन इस्त्री को संभाल कर रखूंगा और इसी से पैसा कमाऊंगा। इसके बाद कुछ दिनों में ही बबली परलोक सिधार जाती है। पीलू बंटी से कहती है, ये लीजिए आयरन इस्त्री, अब इसे काम शुरू कीजिए। तो बंटी कहता है, नहीं, मैं किसी के कपड़े प्रेस नहीं करूँगा। तो पीलू पूछती है, तो फिर आप अपनी माँ की कसम क्या खोटी खाए थे और घर का खर्च कैसे चलाएंगे? आप क्या चाहते हैं कि हम सब भूखे ही मर जाएं? तो बंटी कहता है, अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? पीलू बोलती है, हाँ, तो फिर इस इस्त्री का इस्तेमाल करो। बंटी कहता है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस आयरन इस्त्री का उपयोग करूं? तो मुझे 2-3 दिन दो, मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। इसके बाद बंटी एक चौक में अपना छोटा सा आयरन इस्त्री का पराठा बनाने लगा और बंटी का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर उसकी डिमांड देखकर वो जल्दी ही अंडे पराठे बनाने लगा। बहुत जल्द लोगों को उसके स्वाद की आदत लग जाती है। वाह जी, आपने तो बहुत ही कमाल का आइडिया निकाले हो। ऐसा आयरन पराठा तो किसी ने भी नहीं खाए होंगे। तुम जानती हो पीलू कि अब अपना एक बड़ी दुकान खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी दुकान ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े सेठ भी उसके यहाँ आयरन इस्त्री का पराठा खाने आने लगते हैं। बंटी पीलू से कहता है, पीलू, तुमने मुझे घमंडी होने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी पुरखों का आयरन इस्त्री नहीं इस्तेमाल करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतना तरक्की कर पाया हूँ। ये लो हीरों का हार। इस तरह से अपने बड़ों का सम्मान करने के कारण पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे। पितापुर नाम के छोटे से गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू कपड़े डिजाइनिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर से छोटा सा बुटीक चलाती थी, वहीं पे काम करती थी और वहीं पे रहती थी। पीलू जंगल में पहली कपड़ा डिजाइनर थी। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी ड्रेस पसंद आ गई और मेरी शादी पक्की हो गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। लेकिन आप लड़के को पसंद आओगी कि नहीं, इसका मेरी ड्रेस से क्या लेना देना? बस मैंने कह दिया तो ये दिया, तुम मुझे ड्रेस दिखाओ। पीलू फिर दुखी मन से उसको ड्रेस दिखाती है और एक ड्रेस लेकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। ऐसे कैसे चलेगा? कोई मुझे पैसे ही नहीं देता है। यहाँ के लोग कब समझेंगे कि मैं एक बुटीक चलाती हूँ, फुटपाथ के कपड़े नहीं बेचती हूँ। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम बुटीक से ली है। आपको ये कलर भी बहुत सूट कर रहा है। लड़के की बात सुनकर हरी बहुत खुश होती है और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके बाद वो पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी ड्रेस मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसकी पेमेंट करने के लिए आई हूँ। आपको बहुत बधाई हो हरी, और धन्यवाद कि आप मुझे पूरे पैसे देने के लिए आई हैं।
इसके बाद पीलू बहुत सी और पक्षियों को ड्रेसेस देने लगी और सभी उसे थोड़े बहुत पैसे देने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और लगेंगे मेरी बुटीक को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, कपड़े की तारीफ करती है, लेकिन कोई भी पूरे पैसे नहीं देते हैं। फिर एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के लिए जंगल में हीरोइन आती है। साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहते हैं। शूटिंग के दिन उसकी ड्रेस में कॉफी गिर जाता है। वो बहुत नाराज हो जाती है। अरे ये ड्रेस खराब हो गई है, यहाँ आते ही अपशगुन हो गया है। कोई होगा क्या जो मेरी ड्रेस नहीं लाकर दे दे? क्या यहाँ पर कोई डिजाइनर बुटीक है? मैडम, इस गांव के जंगल में कौन सा बुटीक होगा? तभी वहाँ शूटिंग देखने आई पीलू हीरोइन को आवाज देकर कहती है, हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे यहाँ पर डिजाइनर बुटीक है, आप मेरे यहाँ चलिए, मैं आपके लिए बेहतरीन ड्रेस बनाऊंगी। फिर हीरोइन पीलू के बुटीक में जाती है और बहुत से ड्रेस ट्राई करती है। उसे 3 ड्रेसेस पसंद आते हैं। पीलू, लगता है मैं तुम्हारी दुकान में अगर और रुकी तो पूरी दुकान ही खरीद लूंगी। तुम कमाल की ड्रेस डिजाइनर हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये लो पैसे। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ आई है, आपको ये ड्रेसेस मेरी तरफ से गिफ्ट। फिर पीलू हीरोइन से पैसे नहीं लेती है, लेकिन हीरोइन अपनी शूट खत्म करके वापस आती है। पीलू, तुमको इस बुटीक से कितना कमाई हो जाता है इस गांव के जंगल में? यही कोई 5-10 हजार रुपए, ज्यादा नहीं मिलते हैं। अरे तुम जैसी टैलेंटेड ड्रेस डिजाइनर को इतनी कम इनकम? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 2 लाख रुपए दिलवा दूंगी। दूसरी हीरोइंस और अमीर बिजनेस घराने की लेडीज के लिए तुम ड्रेसेस डिजाइन करना, तुम बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही बहुत तरक्की करती है और अब उसके पास बहुत सारी हीरोइंस का और अमीर घरानों की औरतों का ऑर्डर रहता है। पीलू बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन उसे अपने गरीबी के दिन याद रहते हैं। वो हर हफ्ते गरीबों को मुफ्त में कपड़े दान दे देती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। मन चाहे वरदान लो। हमें यही वरदान चाहिए। आप अपना वरदान वापस लीजिए। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। गोंडा नाम की राज्य में सूरजभान नाम का एक राजा राज करता था। उसके एक बहुत ही सुंदर पुत्र था जिसका नाम था स्वर्णपुत्र। सूरजभान अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, मगर उससे भी ज्यादा वो प्रेम करता था स्वर्ण पे। इसीलिए अपने पुत्र का नाम भी स्वर्णपुत्र रखा था। उसके खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया के किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, सूरजभान की सोने की लालच भी अधिक होती जा रही थी। उसका दिन का अधिकांश समय खजाने में ही निकला जाता था। सोने की लालच की वजह से अक्सर वो अपने पुत्र को अनदेखा करता था। खजाने की वो कोना खाली पड़ा है, उसको भी सोने से भर देना है। मंत्री जी, इस बार की फसल के कर और एक सोने का सिक्का बढ़ा दो। जी हाँ प्रभु, अगर मगर कुछ नहीं। अरे प्रभु, इतनी फसल तो आए जो वो कोना भर दे। मंत्री की बात सुन के राजा को लगता है कि यह काम नहीं करने वाला है, मगर उसकी सोने की लालच इतना बढ़ गया था कि वह अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना में लग गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न ईश्वर दर्शन देते हुए कहते हैं, बोलो वत्स, मन चाहे वरदान लो। क्या चाहिए तुम्हें? हे भगवान, मुझे ये वरदान दे कि मैं जिस किसी वस्तु को भी छूऊं वो सोना बन जाए। ईश्वर को सूरजभान की लालच समझ में आ गई थी। वरदान देने से पूर्व उन्होंने आगाह किया, राजन, वरदान मांगने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया है? तो सूरजभान संपूर्ण श्रद्धा से और विनम्र होके कहते हैं, हे ईश्वर, मैं इस विश्व के सबसे बड़ा धनी राजा बनना चाहता हूँ।
हमने संपूर्ण सोच विचार कर लिया है, हमें यही वरदान चाहिए। इसकी लालच की बुद्धि सही होने वाली नहीं है, ये शंकर भगवान को पता चल गया और वो तथास्तु कहते हुए वहाँ से गायब हो गए। राजा सूरजभान यह वरदान पाकर खुशी से पागल हो गया था। दूसरे ही दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। सूरजभान बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुध-बुध खोकर अपनी महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में जुट गया। उसे अपनी खान पान तक की चिंता नहीं थी। शाम को सूरजभान थक गया था, उसे जोरों से भूख भी लगी थी। अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहता है। जैसे ही सूरजभान भोजन को हाथ लगाता है वह सोना बन जाता है। अब सोने को तो खा नहीं सकते, तो गुस्से से तिलमिलाते हुए वो उठकर बाहर आ जाता है। ऐसे ही टहलते हुए अपने उद्यान में जा पहुंचता है। वहाँ वह देखता है अपना छोटा बेटा स्वर्णपुत्र वहाँ खेल रहा है। उसकी खेल कूद देखकर राजा की मन में पुत्र वात्सल उमड़ कर आता है। कुछ क्षणों के लिए अपनी भूख भी भूल जाता है। जब स्वर्णपुत्र पिता को वहाँ उद्यान में देखते हैं तो प्रेम से दौड़ के आके गले लग जाते हैं। विधि की विपर्यास ये था कि स्वर्णपुत्र भी स्वर्ण में बदली हो गया। सूर्यभान रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप अपना वरदान वापस लीजिए। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मेरा लालच तांडव कर रहा था। हमें समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य होता है। हमारे लिए सबसे अमूल्य तो हमारा पुत्र स्वर्ण पुत्र है। उन्हें आप कृपया इंसान बना दीजिए। कहते हुए फिर से रोने लगता है। उस पर दया आकर ईश्वर फिर से तथास्तु बोलते हैं और हवा में लीन हो जाते हैं। स्वर्णपुत्र फिर से इंसान बनता हुआ देख सूरजभान बहुत खुश होता है और अपनी गलती की, अपनी लालसा की उसे पश्चाताप भी होता है। तो मंत्री को बुलाकर कहते हैं, मंत्री जी, अपना कोषागार जरूरतमंद और निर्धनों के लिए खुला रख दो। सूरजभान अपने पुत्र को गले लगाकर खुशी के आंसू बहाते हैं। उनका लोभ खत्म हो गया था और संतुष्टि की जीवन की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं।